जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी स्पेशल एक और मॉक टेस्ट। 20 प्रश्न लेके आया हूं जीके के, और ये जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर रिपीट के हैं जो एसएससी जीडी में या एसएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं एसएससी जीडी के, उनकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप वहाँ से उस प्लेलिस्ट पे जाके अपने प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है। दोस्तों चार मीनार के बारे में बताना है, ये कहाँ स्थित है। दोस्तों चार मीनार एक राष्ट्रीय महत्व का धरोहर है ये भारत की, और ये है आपकी हैदराबाद में। तो चार मीनार कहाँ पर है, हैदराबाद में। दोस्तों सन 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया, मतलब बनी थी 1591 में बनवाया गया इसको, और इसको बनवाया था कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह जो कुतुब शाही वंश के 5वें नवाब निजाम है, तो कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों ये जो चार मीनार है, क्या आपको पता है क्यों बनवाई गई थी। दोस्तों चार मीनार प्लेग के उन्मूलन के चलते बनवाई गई थी। जब प्लेग पूरी तरह से समाप्त हो गया हैदराबाद में, तो उसके उन्मूलन की याद में ये बनवाई गई थी। याद रखना, ये पूछा जाता है। तो चार मीनार की नगरी किसे कहा जाता है, हैदराबाद को चार मीनार की नगरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों हम बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ये आप याद रखना, मूसी नदी। अगर आपसे पूछे कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ पर है, तो वो हैदराबाद में है। और दोस्तों हैदराबाद में एक चीज़ और आपको याद रखनी है, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र भारत में कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र आपका ये हैदराबाद में है। और हैदराबाद में राष्ट्रीय मानस अनुसंधान केंद्र भी है। भारत में राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान आपका हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और भारत में ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है। दोस्तों भारत में ग्रामीण विकास संस्थान भी हैदराबाद में, याद रखना। तो चार मीनार हैदराबाद। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका पणजी, गोवा की राजधानी है पणजी, और पणजी मांडोवी नदी के तट पर है। मांडोवी नदी बहती है पणजी में, याद रखना। दोस्तों पणजी में दो संस्थान बड़े इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आएंगे। एक है आपका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान जो है ये आपका है पणजी में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, याद रखना। और इसके साथ साथ पणजी में एक संस्थान और है, आप याद रखें, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका पणजी में है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र पणजी। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर रिसर्च एंड मरीन रिसर्च, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। अरब सागर का एक द्वीप है सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। और मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा गया है, तो मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का बॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। आरबीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई। ठीक है दोस्तों सिकंदराबाद और हैदराबाद, इन दोनों को जुड़वा नगर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो चार मीनार कहाँ पर है, हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। दोस्तों हमें बताना है कि परिसंचरण प्रणाली जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, इसका हिस्सा कौन सा नहीं है। दोस्तों केशिकाएं होती है, धमनी और सिराएं, वेन्स, कैपिलरी और जो आपकी धमनी होती है, ये सब परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा है। लेकिन बिलाई जो होती है ये पाचन तंत्र का हिस्सा है, ना कि परिसंचरण का। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। दोस्तों क्या आपको पता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो बिल्कुल आप याद रखना, विलियम हार्वे के द्वारा रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, और मानव में जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है ये कैसा होता है, ये क्लोज होता है। मानव में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बंद होता है और ये दोहरा होता है। दोहरा मतलब पहले रक्त हृदय से अंगों में, फिर अंगों से हृदय में जाता है। तो मनुष्य में दोहरा और बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।
ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डबल सर्कुलेशन सिस्टम। तो ये वेन्स हैं, देखो पहले नंबर पे ये वेन्स, ये वाली जो वेन्स हैं, वेन्स ये वेन्स हैं, ये कहाँ पे, कहाँ पे, तो ये जाती हैं आपकी कैपिलरी बॉडी में जो ऑर्गन है। तो ये आप पूरा सिस्टम समझ सकते हैं। पहले हृदय से जा रहा है, देखो ये, और हृदय से फिर ये जाएगा फेफड़ों में, फेफड़ों से होता हुआ फिर ये हृदय में आता है। तो ये पूरा डबल सर्कुलेशन सिस्टम है हमारा, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और जो हृदय होता है ना, हृदय, इसका जो रुधिर दाब होता है वो कितना होता है, तो 120/80 होता है, याद रखना 120/80 mmHg होता है मानव का रक्त दाब, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न क्यों लौटते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बिलाई, ये पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर इसमें कहा गया है, भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाला जल संधि कौन सी है। तो भारत और श्रीलंका को जो जल संधि विभाजित करती है दोस्तों, वो जल संधि है आपकी पाक जलडमरू मध्य है। ऑप्शन सी, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। दोस्तों आपको एक मैप दिखाता हूँ, ये मैप देखिएगा आप। तो ये है, जैसे ये भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये वाला पूरा, ये देखो ये वाला पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। अब यहाँ पे ये वाला जो बिंदु है जिसको मैं गोल कर रहा हूँ लाल रंग से, ये है आपका पॉक स्टेट। तो ये श्रीलंका का एक द्वीप है आपका, और वो द्वीप कौन सा है, वो है आपका जाफना द्वीप। ये आप देख रहे होंगे, ये जाफना द्वीप है श्रीलंका का, ये वाला, ये ऊपर जो ब्लैक पॉइंट हो रहा है, और जाफना द्वीप, और ये जो श्रीलंका है पूरा, ये श्रीलंका है। तो श्रीलंका और भारत के बीच में जो जलडमरू मध्य है वो है पाक स्टेट, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जवर्धनीपुरम कोट्टे, ठीक है दोस्तों ये जो पाक स्टेट है ये भारत में सबसे नज़दीक पड़ेगा किसके, ये आपका रामेश्वरम दिख रहा होगा, ये वाला बिंदु, ये रामेश्वरम है। तो रामेश्वरम के सबसे नज़दीक पड़ता है पाक स्टेट। बाकी इसके ऊपर ये, यहाँ भी ये वाला भाग भी है आपका। तो आप याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच है पाक स्टेट। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन और भी लिखे गए थे, मैं आपको एक और दिखा दूँ। जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये है आपका जिब्राल्टर जल संधि, इसके पश्चिम में अटलांटिक ओशियन है और इसके पूरब में है मेडिटेरियन सी। तो जिब्राल्टर जल संधि ये जोड़ती है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। और जिब्राल्टर जल संधि के ऊपर ये आप देख रहे होंगे स्पेन है, ये मतलब यूरोप है, और ये नीचे ये आपका अफ्रीका है। तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को विभाजित भी करती है। ये आपका मोरक्को है, और मोरक्को अफ्रीका का देश है जहाँ से इबन बतूता भारत में आया था। तो ये आप याद रखना, जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को को भी अलग करती है, मतलब एशिया को, सॉरी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। ये यूरोप है आपका ये वाला भाग, और ये आपका अफ्रीका है, ठीक है दोस्तों। तो जिब्राल्टर के बारे में ये हुआ। एक आपको बेरिंग भी पूछता है, तो बेरिंग मैं दिखा दूँ आपको, ये बेरिंग है। तो ये बेरिंग जल संधि है दोस्तों, ये वाली, ये बेरिंग स्टेट है। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये है आपका बेरिंग। तो बेरिंग के ये वाला भाग बेरिंग है। तो बेरिंग किस किस के बीच में है दोस्तों, ये वाला भाग है आपका, ये अलास्का वाला भाग आता है, और ये नीचे जो आता है ये है आपका रसिया का भाग आता है, रसिया का भाग, ठीक है दोस्तों। तो ये बेरिंग जल संधि याद रखिएगा। अच्छा, बेरिंग जल संधि ये आर्कटिक, ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये आर्कटिक क्षेत्र है आपका, और नीचे ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। तो बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए प्रश्न की ओर लौटते हैं फिर। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है, वो है पाक। जिब्राल्टर जल संधि हो गई आपकी। हॉर्मुज याद रखना, हॉर्मुज जल संधि ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। हॉर्मुज जल संधि ओमान की खाड़ी को पर्शियन गल्फ से जोड़ती है, ये आप याद रखिएगा, पर्शियन गल्फ। बाकी श्रीलंका के बारे में एक चीज़ याद रखना, इसकी राजभाषा एग्जाम में आती है सिंगली। श्रीलंका की राजभाषा क्या है, सिंगली है, मुद्रा रुपया है, और श्रीलंका में घास के मैदानों को पटाना कहा जाता है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, वो है महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। और श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी क्या कौन सी है, माउंट पेंड्रो। माउंट पेंड्रो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी श्रीलंका के बारे में एक चीज़ और याद रखें, इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, ये मुझे कमेंट में बताना है। वॉलीबॉल है, क्या है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायिका है। तो हमें बताना है क्वेश्चन चौथे का। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, शोभा मुद्गल। शोभा मुद्गल जो है भारतीय संगीत जो है वो शास्त्रीय संगीत की गायिका है, याद रखिएगा दोस्तों। आपके लिए क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में कितने राग हैं, ये मुझे बताना है।
कर्नाटक संगीत में कितने राग हैं? 70 हैं, 72 हैं, 75 हैं। तो कर्नाटक संगीत में कुल रागों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। दोस्तों हम बात करें संगीत के बारे में, तो आप एक अवार्ड याद रखना, ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड, इसे संगीत का नोबेल मान सकते हैं आप। तो ग्रैमी अवार्ड ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला भारतीय था रविशंकर, जो सितार वादन करते हैं, और इनकी आत्मकथा का नाम था माई लाइफ माई म्यूजिक माई लाइफ। तो ये आप याद रखिएगा। शुभा मुद्गल। नेक्स्ट प्रश्न, खरीफ फसलों को किस मौसम की शुरुआत में बोया जाता है? दोस्तों खरीफ की जो फसलें होती हैं, इनकी हम बात करें तो खरीफ फसलों को मानसूनी फसलें भी कहा जाता है, और वर्षा मौसम की शुरुआत में ये बोई जाती हैं। याद रखिएगा। तो ये कब बोई जाती हैं? वर्षा मौसम, वर्षा में जब शुरुआत होते हैं, मानसून आने पर ये बोई जाती हैं। दोस्तों खरीफ की हम बात करें, जैसे धान है, बाजरा है, मक्का है, कपास बहुत आता है एग्जाम में, कपास, मूंगफली है, मूंगफली खरीफ की फसल है, ज्वार है, अरहर है, जूट है, मूंग है, सोयाबीन है। तो ये सारी खरीफ की फसल होती हैं। ठीक है दोस्तों। बाकी रबी की फसल जो होती हैं वो बसंत की फसलें होती हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये आप याद रखें। दोस्तों ये मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पर है? यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है मौसम, तो आप याद रखना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पर है? तो मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा। और दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत का मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों नीली क्रांति, ये तो हल्का प्रश्न है, आप बता सकते हैं ब्लू रिवोल्यूशन। तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। कृषि के लिए हरित क्रांति है, हरित क्रांति। और हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी 1966-67 में। ये आप याद रखें। जूट उत्पादन के लिए जो क्रांति है वो है आपकी गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर, ये भी आप याद रखिएगा। तो जूट उत्पादन से संबंधित है गोल्डन फाइबर। बाकी आपसे पूछा जाए कभी कि गोल्डन क्रांति ये किससे संबंधित है? दोस्तों गोल्डन क्रांति जो है ये कई चीज़ों से संबंधित है, जैसे शहद उत्पादन से संबंधित है, शहद उत्पादन, और फल उत्पादन से संबंधित है गोल्डन क्रांति, फल उत्पादन। उसके साथ साथ अगर आपसे पूछे बागवानी, बागवानी के लिए भी गोल्डन क्रांति संबंधित है। वैसे शहद के लिए मीठी क्रांति भी होती है, ये भी आप याद रखें। ग्रे क्रांति बहुत आती है एग्जाम में, ग्रे क्रांति ये उर्वरक के लिए है, उर्वरक, ग्रे क्रांति उर्वरक के लिए है। ठीक है दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जो काली क्रांति है वो किसके लिए है? काली क्रांति पेट्रोलियम के लिए है, काली क्रांति पेट्रोलियम के लिए पूछी जाती है। अच्छा आपको बताना है कि मूक क्रांति का संबंध किससे है? मूक क्रांति का संबंध किससे है ये बताना है, ये किससे संबंधित है। और एक बादामी क्रांति, बादामी क्रांति मैं बता देता हूँ आपको, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से संबंधित है बादामी क्रांति। और एक चीज़ आप और याद रखिएगा, एक क्रांति और पूछता है आपके एग्जाम में, और वो है आपकी सूर्योदय क्रांति, सूर्योदय क्रांति। तो ये जो उभरते हुए उद्योग हैं उनके लिए है, होती है ये सूर्योदय क्रांति, उभरते उद्योग से संबंधित है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU ये बना, इसकी नींव रखी गई थी 4 फरवरी 1916 को, ये बना 1916 में। और ये बनाया किसने था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। बाकी किसके सहयोग से? दोस्तों देखो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कैसे बना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पहले एनी बेसेंट ने एक स्कूल बनाया था, एक कॉलेज बनाया था जिसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज ही आगे चलकर क्या बना था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था। तो किसने बनाया था? मदन मोहन मालवीय। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया आपका, ऑप्शन में है आपका जैसे सर सैयद अहमद खां, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था आपका, मुस्लिमों की आधुनिक दशा करने के लिए वो जो जिम्मेदार हैं वो हैं आपके सर सैयद अहमद खां। इन्होंने मुस्लिम कल्याण के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया था 1875 में। याद रखना, अलीगढ़ आंदोलन के जनक हैं सर सैयद अहमद खां। और इन्होंने मुस्लिम शिक्षा के लिए या मुस्लिमों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अलीगढ़ में ही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। और यही कॉलेज आज के समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया आपका जवाहरलाल नेहरू। इनकी किताब याद रखना डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है? तो मतलब किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया,
ये पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसके बारे में आप याद रखें। बाकी ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। बाल गंगाधर तिलक, तिलक की एक किताब याद रखना, गीता रहस्य है, गीता रहस्य ये पूछा जाता है। और दूसरा द ओरियन, द ओरियन किसने लिखी है? तो तिलक के द्वारा ही द ओरियन लिखी गई है। ठीक है दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने होम रूल लीग शुरू की थी पुणे में 1916 में। अप्रैल 1916 में होम रूल लीग शुरू करने वाला जो क्रांतिकारी है वो है तिलक, 1916। और इनका मुख्यालय कहाँ पे था होम रूल लीग का? पुणे में। बाकी होम रूल लीग एनी बेसेंट में स्टार्ट की थी सितंबर 1916 में, याद रखना। तिलक जो है इनको भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सरोल ने, याद रखना, वैलेंटाइन सरोल ने भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, एजी एक महंगी, नर्म, सफ़ेद और चमकदार धातु है। दोस्तों एजी ये इजी प्रश्न है, और ये चांदी को बोला जाता है। अर्जेंटम होता है ये, तो चांदी, चांदी का जो संकेत है वो होता है आपका एजी। बाकी पारे का संकेत क्या होता है? एचजी, पारे का संकेत एचजी होता है। एल्यूमिनियम का एल होता है और निकल का एनआई होता है, याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों मानव की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो मानव की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, और इसका नाम होता है स्टेपिस। तो कान की हड्डी होती है ये सबसे छोटी हड्डी। दोस्तों मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ।